बेटा, तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ तो रहम कर बेटा। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी पूंजी खर्च कर दी है। बेटा, अब उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ बेटा। और तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वह भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिए, तो अब मैं कहाँ हाथ फैलाऊं बेटा। तुम तो दया करो। मधुलिका जी अपने छोटे बेटे राजेश के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उतने में ही छोटी बहू सुनीता तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति राजेश से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में थोड़ी देर हो जाएगी और आपके ऑफिस में भी तो जाना है ना। कहते हुए दोनों बेटे बहू कार में बैठकर मधुलिका जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार हो गए। तभी मधुलिका जी ने बहू से अपने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, बहू, कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठाकर पहुंचा दो। इधर उधर भाग करके मेरी इन पूरी हड्डियों में अब ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं रह गई है। तभी सुनीता ने कड़वा सा मुंह बनाती हुई थी कि मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठने की। और कार का दरवाज़ा खोला और उस पर बैठकर राजेश से कहा, चलो राजेश, हमें देर हो जा रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में ही हमारा बेटा रामू भी स्कूल से आ जाएगा, फिर तो मुझे कहीं निकलते ही नहीं बनता। राजेश ने भी हाथ से सिर हिलाया और दोनों पत्नी कार में बैठकर मधुलिका जी के सामने से ही चले गए। मधुलिका जी ठगी सी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उसकी कार उनकी नज़रों से ओझल ना हुई हो। तब मधुलिका जी धीरे धीरे आंसू बहाती हुई अस्पताल के लिए निकली कि कुछ देर जाने पर उन्हें एक रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी, कहाँ जाना है, रिक्शे में बैठिए। तभी मधुलिका जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ना में सर हिला दिया और थोड़ी देर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शा वाले ने कहा, अरे मधुलिका चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं करण, आपका पड़ोसी, जो बचपन में ही काम में आपके साथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितनी बार प्यार से खिलाया करती थी, भूल गई क्या आप मुझे? मधुलिका जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें याद आया कि अरे बेटा, हाँ बेटा करण, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है? जब से हम लोग गांव से आए, शहर आए हैं, गांव
करने लगी, क्योंकि उनके पास तो रिक्शे का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब करण ने जिद करके बैठा लिया, करण ने बोला, चाची आपको जाना कहाँ है? तभी मधुलिका जी ने आंखों में आंसू लिए सुबक सुबक कर रोते हुए कहा, बेटा सरकारी अस्पताल की ओर चल, तेरे चाचा वहाँ भर्ती हैं। बेटा उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। करण रिक्शा को तेज तेज चलाता रहा और जितना जल्दी हो सके वह मधुलिका जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था। और मधुलिका जी ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। जैसे ही वे दोनों अस्पताल में पहुँचे, सबसे पहले करण ने मधुलिका जी का हाथ पकड़कर रिक्शे से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। मधुलिका जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर मधुलिका जी के पति बंसराज जी समझ गए कि उन्हें किसी तरह की सहायता मिली नहीं। फिर भी उन्होंने मधुलिका जी को हिम्मत बढ़ाया कि वह जल्दी ही ठीक होकर घर चलेंगे। लेकिन उनके साथ जो लड़का था वह उसे पहचान नहीं पाए। तभी करण ने उनके चरण स्पर्श किए और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद कराया। तब बंसराज जी ने भी बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। करण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उनकी हर संभव सहायता करेगा। करण की बातें सुनकर बंसराज जी खुश हो गए और वह शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत की ओर निहारने लगे। तभी करण ने मधुलिका जी से पूछा, ऐसी बात क्या है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया राजेश के पास रहते हो ना? जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? करण की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर मधुलिका जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वह सारी बातें करण को बता दिया, जैसा व्यवहार उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। करण मधुलिका जी को चुप करते हुए बोला, तो चाचा आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चले जाते? तब मधुलिका जी ने कहा, नहीं दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप वीडियो में बने रहे। बड़ी ही रोचक कहानी है, सामाजिक कहानी है, इसको आप ज़रूर सुनिए। तो लास्ट में बेटा मधुलिका जी ने कहा, बेटा मैं सुख के दिनों में छोटे
बहू बेटे के पास ही रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। करण और मधुलिका जी की सारी बातें वंशराज जी सुन ली। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वह सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। और इस समय वंशराज जी मधुलिका जी को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मधुलिका जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। फिर बेशर्म की तरह फिर से अपने छोटे बेटे बहू को फ़ोन किया और अपने पति के पार्थिव शरीर को उसी के घर में ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दिया गया। वह भी रोते बिलखते हुए आए और अपने पिताजी की 13वीं तक रुककर वे दोनों चले गए। करण भी अपने घर को चला गया। अब तो मधुलिका जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वे दोनों पति पत्नी रहते थे, वह कमरा घर के पीछे था। अब वह कमरा काटने को दौड़ता था। वहाँ अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे राजेश से कहा, बेटा राजेश, मुझे अब घर के पिछले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान इस कमरे में रखवा दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं फिर से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। तभी राजेश गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकालकर बोला, माँ आप क्या छोटी बच्ची हो और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही थी ना, फिर अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना कोई मेहमान आता है या फिर आपको पोते रामू को खेलने का मन करता है तो वह इसी कमरे में ही खेलता है। फिर वह कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? मधुलिका जी बोली, बेटा पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी पर अचानक से हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? रामू को जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है और हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊंगी। मेहमान तो 2-4 दिनों के लिए ही आते हैं। तभी मधुलिका जी की छोटी बहू सुनीता बोली, अच्छा बुढ़िया, इस काम घर में कौन रहेगा? बोलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी, फिर क्यों नहीं गई? वह
के साथ रहने के लिए। बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे कि आपकी सेवा करेंगे, तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचे, पर नहीं, आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की। और वह भी देखो कैसे क्रियाकर्म में आए, मिले जुले। और यह नहीं कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाए, छोड़ गए यहाँ हमारे सर पर। तभी मधुलिका जी बोली, बहू यह तो तुम कैसी बातें कर रही हो। सचिन और मानवी बहू तो मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई। अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे बहू के पास इतने दिन तक रहे और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बेटे बड़े बेटे के पास पहुँच गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बात बनाते, मैं तो तुम लोगों का सोच कर यहाँ रुक गई हूँ और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसों को दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो राजेश से पूछो। मानवी सचिन तो पैसों को बड़ी ही हिफाजत से खर्च करते हैं, इसलिए तो उनके पास पैसे थे। और तुम लोगों ने शहर में घर बना लिया, उन्होंने घर शहर से हटकर मकान बनवाया। सुनीता बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, और अब क्या ताने दे रही हो। बेहतर होगा कि गांव की जमीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि आप मुझे अब मुझसे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर आपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिए आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखेंगे अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा ना। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और जल्दी से दफ्तर। तो इनका तो रोज का ही यही ड्रामा है। बेचारी मधुलिका जी अभी 2 महीने पहले ही उनके पति वंशराज जी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, पर बड़ा बेटा सचिन प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे और पिता से रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। सचिन और उसकी पत्नी मानवी ने शुरू से ही पैसों को सहेजा, पर राजेश शुरू से ही मौज मस्ती में जीता था। जब उसे पैसे कम पड़ रहे तो उनको इसका दोषी भी मानने लगा। वह अपने माता पिता को ठहराने लगा। समय बीतता गया। मधुलिका जी सोचती थी कि कैसे अपने बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, लेकिन वे लोग भी क्या सोचेंगे। तभी सचिन का फोन आया, माँ कैसी हो? वहाँ जाकर तो आप हमें बिल्कुल भूल गई हैं। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो आप हमारे पास रहकर आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त पर आप वहीं थी, तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी आपकी। पर माँ, हमें भी तो मौका दे दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सके। मधुलिका जी का गला भर आया। वह मन ही मन
बोली, बेटा सचिन, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा है। रात में ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। मधुलिका जी की आवाज़ में बहुत दर्द था। फोन स्पीकर पर था तो मानो मानवी ने यह बात सुन ली। फोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है मम्मी जी, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? मानवी की आवाज़ सुनते ही मधुलिका जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े स्नेह से पूछा हो। सचिन बोला, माँ आप घबराइए मत, मैं राजेश से बात करता हूँ और जल्दी से आपको लेने के लिए आता हूँ। अगले दिन पर रविवार था। सचिन ने राजेश को फोन किया। राजेश, क्या बात है माँ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनसे बात हुई तो उनकी आवाज़ में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। राजेश बोला, भैया इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को लेकर क्यों नहीं चले जाते? राजेश की बातों में विरोधाभास था, लेकिन सचिन बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फोन कर रख दिया। उधर सचिन ने फोन रखा और इधर राजेश ने मधुलिका जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू कर दिया। क्यों माँ, यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई है जो भैया से शिकायत करने लगती है? अब आपके बहुत पर निकल गए हैं। आ रहा है ना आपका लाडला, ले देकर चली जाना, उसके साथ जितना जी चाहे शिकायत कर लेना मेरी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते हैं। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना, ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। सुनीता अपने कमरे में बैठी राजेश की सारी बातें सुन रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, वह मनहूस बुढ़िया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मधुलिका जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी 4-5 घंटे के बाद इंतजार के बाद बड़ा बेटा सचिन राजेश के घर पहुंचा। मधुलिका जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आ गई और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। तभी राजेश भी वापस आ गया और माँ को रोता देखकर बोला, माँ अब तो जा रही हो ना आपने लाडले के घर, फिर वहाँ रोना धोना क्यों? आप तो ऐसे रोए जा रही हो जैसे हम आपकी देखभाल ही नहीं करते थे। तभी सचिन ने प्यार से पूछा, तुम इतना नाराज क्यों हो राजेश? माँ से बात करने का
क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वह हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी सुनीता चाय लेकर आई और बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा। माँ जी कहती है कि बाबूजी की रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। सचिन बोला, सुनीता हम किसी परिस्थिति में पहले रहते थे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? राजेश तो बोला, छोड़िए उन बातों को, यह गांव की जमीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। सचिन बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेंगी, मैं नहीं। अगर गांव का अभी सब कुछ बेच दोगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी मधुलिका जी वहाँ आई और बोली, बेटा मैं आपका अपना सारा सामान बांध लिया है। तभी सुनीता बोली, माँ आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपके यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। मधुलिका जी बोली, यह बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर सचिन को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। सचिन बोला, देख रहे हो राजेश, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहाँ से आने के बाद मधुलिका जी को कम से कम बेटे बहू के कट शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता है, पर राजेश बार बार फोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन मधुलिका जी ने उसे गुस्से में कह दिया, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं, अब जो कुछ भी है गांव की संपत्ति है, वह अब मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वे भी क्या कहेंगे, दादी हमें कुछ भी नहीं देकर गई। तभी से राजेश और सुनीता मधुलिका जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर फोन पर बात करना छोड़ दिया। एक बार सचिन ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर लोगों ने अपना बहुत हंगामा किया। मधुलिका जी के सब्र का बांध उसी दिन टूट पड़ा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। मधुलिका जी के मुंह से इतना बात सुनना था कि सुनीता के शब्दों में तो मिश्री घुल गई। वह बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी मधुलिका जी को वह सारी बातें याद आ गई, जिस प्रकार का व्यवहार सुनीता और राजेश ने उनके साथ किए थे। मधुलिका जी को वह बात भी याद थी जब सुनीता ने अपनी एक सहेली से मधुलिका जी के सामने ही यह कहा कि यह तो हमारे गांव की गरीब महिला है, जो काम के बदले हमारे घर पर रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने सुनीता से कहा, बहू तुम दोनों ने मुझे अपने घर कभी नहीं आने की हिदायत दिया है, ना फिर तुम कैसे पलट गई। तभी सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से ही हो जाती है, लेकिन माँ बाप का काम है कि गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन जब मधुलिका जी अपने छोटी बहू की
बातों में नहीं आई तो उन दोनों ने वहाँ खूब हंगामा किया और मधुलिका जी को मनहूस कहते हुए कहा, जहाँ भी रहेगी उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली गई। अब तो सुनीता को समझ में आ गया था कि माँ वापस नहीं आने वाली हैं, इसलिए वह रोज किटी पार्टी में जाती रही, नए नए फैशन करती। वहीं राजेश भी महंगे महंगे सामान लेकर अपने शौक पूरे करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों कंगाल हो गए। कर्ज इतना हो गया कि उनको घर से बाहर जाना दुर्लभ हो गया। धमकी देने लगे तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज पूरा नहीं दे पाया। अब तो राजेश और सुनीता सड़क पर आ गए थे, लेकिन कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में वही करण रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर से ले गया। अब वह दोनों करण के साथ रिक्शे में बैठकर बिहार मजदूरी करने जाते और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर मधुलिका जी की बड़े बेटे सचिन और बहू मानवी ने मधुलिका जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह मधुलिका जी चुपचाप बैठी थी, तभी मानवी आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मधुलिका जी बोली, नहीं बहू सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। मानवी मधुलिका जी की बातें सुनकर परेशान हो गई। माँ जी को क्या हो गया? वह अपने पति से बोली, सुनिए जी। सचिन बोला, क्या हुआ? थोड़ी देर तो और सोने दो यार, आज तो रविवार है, तू इतनी जल्दी मत जगाओ ना। बोली, आप यहाँ बेफिक्र सो रहे हैं। वहाँ मम्मी जी की माँ की बात सुनते ही सचिन उठकर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो सही। सचिन ने पिछले कुछ दिनों में से देख रही हूँ, माँ तो ठीक से ना खाती है ना ठीक से सो पाती है। अभी वह बालकनी में बैठी हैं गुमसुम से, मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा जी अचानक से चले गए, बाद में ना जाने वह उनको क्या हुआ जो हमेशा गुमसुम बैठी रहती हैं। सचिन बोला, मानवी पापा का अचानक चले जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो हम सबको अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप और गर्मी से बचाते थे। अब वह छाया नहीं रही। यह कहकर सचिन भी उदास हो गया और रोने लगा। मानवी बोली, जो चला गया उसे तो हम
वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे ही तो बचा सकते हैं। मम्मी जी की यूं ही अकेले रहना, नींद ना लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब आप सोचिए, अभी तो वे चल फिर सकती है, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। सचिन ने बोला, तुम ठीक कहती हो मानवी, मैं आज ही नहीं बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी जल्दी डॉक्टर का नंबर लगा दो। मानवी मुस्कुराकर बोली, सचिन, इनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। सचिन बोला, हमारे पास मतलब क्या कह रही हो? हमारे पास क्या इलाज है, कैसे है? मानवी बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेले में घबराते थे तो आप क्या करते थे? सचिन हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज़ करती थी तो मैं डर कर माँ के पास भाग जाता था और माँ जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर यह सब अच्छा अब समझा। मानवी बोली, हाँ, अब से माँ के साथ उनके साथ कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो उनके पास रहती हूँ और गुड़िया भी उनके काफ़ी बातें करती है, तो आप वापस आने के बाद थोड़ा वक्त अभी उनके साथ बिता लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि छुट्टी के दिन आप उनके साथ ही सोया कीजिए। अपने बचपन की बातें, अपने बचपन की सारी नादानियाँ, उनके साथ बीती घटनाओं का उनका स्मरण करवाइए। देखिए, उनके अच्छा महसूस होगा, उन्हें अच्छा महसूस होगा। सचिन ने मानवी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, मानवी, तुम कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझ लेती हो। आज रविवार है, आज रात में माँ के पास ही सोऊंगा। मानवी बोली, यही अच्छा होगा। दिन प्रतिदिन सचिन और मानवी ने किसी ना किसी बहाने मधुलिका जी को व्यस्त रखा और रात में खाना खाकर जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तब सचिन पानी की बोतल लेकर मधुलिका जी के कमरे में आ गया। कौन? सचिन ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा, माँ, मैं हूँ सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, काफ़ी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए मधुलिका जी जैसे उठने लगी, सचिन ने धीरे से कहा, माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा। मधुलिका जी बोली, तू यहाँ सोएगा, मगर क्यों बेटा, तुम्हें बहू और गुड़िया के पास होना चाहिए। सचिन बोला। सचिन ने अपने माँ के हाथों में हाथ रख कर के बोला, नहीं माँ, कहाँ मैं आपके पास सोऊंगा। मधुलिका जी हंसकर बोली,
तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम बहू से झगड़ करके आए हो। देखो बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जो अपने कमरे में अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और उसे मना लो, वह मान जाएगी। सचिन बोला, जानता हूँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा करके आया हूँ। मुझे याद है आपको बचपन में मैं जब डर जाता था, क्या कभी भूत वाली पिक्चर देख कर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। मधुलिका जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर बुद्धू बेटे तुम यहाँ क्यों भूल रहे हो? तुम उस वक्त बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तो मुझसे लिपट कर सो जाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा सचिन। माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा कर डर कर अपने से बड़ों के साथ बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्गों की भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस होती है ना। तो क्या हो, आपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ मुझे पता है आप पापा की अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी हैं, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आ रही थी और अभी राजेश के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ यह सब तो जीवन में चलता रहता है, आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों को डट कर सामना करना चाहिए, उससे हार नहीं मानना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। वह तो भूत की तरह भाग जाता है सचिन की बातों में। पर मधुलिका जी हंसने लगी। सचिन बोला, माँ आप अकेली नहीं हैं, जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। कहकर सचिन एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे की बाहर खड़ी मानवी यह सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे की प्रेम के बीच हुआ दखल देना नहीं चाहती थी, जो चुपचाप आकर अपनी बेटी के पास सो गई। इधर माँ बेटे दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहला रहा था और माँ बेटे की गालों को और कुछ देर बातें करते करते मधुलिका जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त के साथ साथ मधुलिका जी अब सचिन के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। तभी एक दिन सचिन माँ से कहा, माँ आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है।
मेरी इच्छा है क्यों ना एक कार ले लूं। तभी मधुलिका जी की आंखों के सामने वह दृश्य आ गया जब सुनीता ने मधुलिका जी को चमचमाती कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था। वह बात याद आते ही मधुलिका जी की आंखों में आंसू आ गए। जब सचिन और मानवी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने वह सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से सुनीता ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो सचिन ने ठान लिया था कि वह माँ को चमचमाती कार में बैठाकर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद सचिन ने नई कार चमचमाती हुई ले लिया। एक दिन पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में ले गया। जैसे ही कार से उतरा उनकी नज़र मंदिर के बाजू में चल रहे काम करने वाले मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने देखा तो औरत ईंट गारे का काम कर रही थी। वहाँ सुनीता की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी उन्होंने कहा, मानवी बहू, क्या वह काम करने वाली औरत सुनीता है? मानवी ने उसे देखा तो वह भी दंग रह गई। तभी थोड़ी ही देर में राजेश भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए सीमेंट और ईंटों के डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान ही नहीं आ रहा था कि तभी करण ने दूर से ही आवाज लगाया, मधुलिका चाची कैसी हो? मधुलिका जी का नाम सुनते ही राजेश और सुनीता की नज़र मधुलिका जी और उनके बड़े बेटे पर पड़ी। नज़र पड़ी तो बेशर्मी से मुंह छुपाने लगे। तो तभी मधुलिका जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाया और मंदिर से लोगों को बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाइयाँ और प्रसाद बंटवाए। जब राजेश और सुनीता मजदूरी की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे, उनके आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मधुलिका जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर आया, लेकिन उनकी करतूत याद आते ही निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवा कर और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगी। तभी मधुलिका जी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उससे माफ़ी मांगने लगी। तभी करण भी वहाँ आ गया। मधुलिका जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची आप तो माँ हैं, माँ का हृदय विशाल होता है, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों पापियों को माफ़ कर दो और गांव की ज़मीन तो भी उनके हिस्से का ही इन्हें दे दीजिए, वरना आप और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा।
तभी मधुलिका जी ने सचिन के घर आने के लिए कहा और वे सचिन और उसके परिवार के साथ चमचमाती कार में चली गई। वही राजेश और सुनीता करण के रिक्शे में बैठकर सचिन के घर पहुँचे। तभी मधुलिका जी ने सुनीता को याद दिलाया, बहू याद है वह दिन, वह पल जिस दिन मैं मेरे पति के इलाज के लिए पैसों की भीख मांग रही थी, अस्पताल कार से पहुंचाने के लिए विनती की थी। तभी लेकिन तुमने मुझे अपने कार से अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया था और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से की खेती करो। सचिन ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक अस्पताल, अच्छा सा अस्पताल खुलवाया है। जिस प्रकार उसके पिता बिना इलाज के मर गए, ताकि दुनिया में कोई और बाप बिना इलाज के ना मरे। राजेश और सुनीता पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। सचिन मानवी माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों, माता पिता के दिल से आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। वह फिर मिल गया तो समझो आपको सारी दुनिया, सारी जहाँ की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए माँ बाप की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ और हमारा उत्साह बढ़े। और अगर कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।